गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड के बारे में समझा दिया था। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमारा सेकंड जो टॉपिक था वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड था। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब एक एलिमेंट का एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, देता है, और दूसरे एलिमेंट का जो एटम होता है वो उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, एक गेन करता है, तब हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये मोस्टली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता था। अब हमारा नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है द केमिकल बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स दोनों शेयरिंग करते हैं। वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है, तो ध्यान रखना इसमें वर्ड आया म्यूचुअल शेयरिंग, उसमें आया था ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस बॉन्ड, जो इस तरीके से जो कंपाउंड फॉर्म होता है इस कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड, तो उसको हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो द मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से फॉर्म होता है उसे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स यूजुअली 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसा हमें पता है कि नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच हैज़ एक्सेप्ट कार्बन, जिसके में 4 होते हैं कार्बन को छोड़कर, हाइड्रोजन विच हैज़ जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ये कुछ एक्सेप्शन है। द एटम्स ऑफ सच एलिमेंट्स डू नॉट फेवर टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। तो इनके जब आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनकी टेंडेंसी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन्स किसी को लूज़ करें या किसी को दें। थस द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है अगर नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो हमारा क्या था, जो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता था। देयरफॉर दिस एटम कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय म्यूचुअल शेयरिंग। तो वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरीके के जो एटम्स होते हैं वो अपनी जो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू कंप्लीट करते हैं। ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच एटम जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। सो वेन एवर ए नॉन मेटल कंबाइंस विद अनदर नॉन मेटल, तो जब भी कोई एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, तो शेयरिंग होती है बिटवीन देयर एटम्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो उस कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, क्लोरीन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। बट हाइड्रोजन combines with chlorine to form hydrogen chloride, the sharing of electrons takes place and hydrogen and chlorine atoms and covalent bond में form। तो इस तरीके से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे नीचे दे रखा एक की शेयरिंग होगी, तो हाइड्रोजन के पास एक ही है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने उसने अपना उसका एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, क्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया अपने 8 कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन ने इससे एक लेकर अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा कंपाउंड बन गया। ऐसे ही आगे के एग्जांपल्स हैं। ये क्लोरीन के बीच का एग्जांपल दे रखा है, तो इसे आप खुद पढ़कर समझ सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ ऐसे ही से कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे क्लोरीन के एटम में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसने उससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना 8 कंप्लीट करे, इस वाले क्लोरीन के एटम ने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसलिए तो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कौन सा हो गया, कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो गया तुम्हारा ये, क्योंकि इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं। Covalent bond are of the 3 types: single covalent bond, double covalent bond, triple covalent. A single covalent bond is the formed band sharing of one pair of electrons between atoms of each contributing 1 electron. अगर दोनों एटम्स की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक पेयर बना है उनके बीच में शेयरिंग का, तो इट इज़ डिनोटेड बाय शॉर्ट लाइन। ये शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एच और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक की शेयरिंग हुई, तो इसे कहते हैं हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब दोनों एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऐसे ही आपका होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं नीचे इसमें इन्होंने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के।
ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं H और H के बीच में, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर, इन सब के बीच में क्या सिंगल कोवेलेंट। ऐसे ही आपका डबल कोवेलेंट है। सिमिलरली डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो हमारा 2 एटम्स के बीच में जो बनता है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लो, पूरा एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। इसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में इसके कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन इसके अपने 2 लेकर इससे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ये वाला ऑक्सीजन का एटम इसके 2 लेकर, तो 2 2 की शेयरिंग हुई दोनों के बीच में। जब 2 2 की शेयरिंग हुई तो ऑक्सीजन में कौन सा हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये डबल कोवेलेंट। ऐसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अ ट्रिपल बॉन्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिंगल बॉन्ड्स। 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसी 1 2 3 4 5। तो ये इससे 3 लेकर अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है और ये इसके 3 लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इन दिस वे बोथ हैव ऑक्टेट कन्फिगरेशन, बोथ अचीव्ड ऑक्टेट कन्फिगरेशन। दोनों जो है ऑक्टेट कन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। तो ये तुम्हारे सब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। कोवेलेंसी की डेफिनेशन देख लीजिए। मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी फिर बहुत हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे एक एक लाइन पढ़ाता रहा। द कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज़ द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयरिंग पेयर्स। तो कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी किसी एटम की वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्होंने शेयरिंग की। जिन इलेक्ट्रॉन्स ने, जैसे नाइट्रोजन वाले केस में नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग में पार्टिसिपेशन किया था, ऊपर वाले 2 ने थोड़ी किया था। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये कोवेलेंसी हो गई। फिर आया आपका नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 एटम्स। जब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों एटम्स के बीच में, जिसके बीच में उनकी शेयरिंग है। नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस एंड मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो मॉलिक्यूल जो हमारा सिमेट्रिक हो और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। होता क्या है, देखिए, जब ऑक्सीजन का सपोज करिए, ऑक्सीजन का कोई एटम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में कितनी हमें पता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 पेयर हुए। ये 2 पेयर अगर बिल्कुल बीच में है तो क्या होता है, हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है। अब ये बीच में क्यों होते हैं, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जैसे जो सिमिलर एटम्स के बीच में जो बनता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। सिमिलर एटम्स में जैसे ऑक्सीजन होगा, मॉलिक्यूल हो गया, तो दोनों एटम ऑक्सीजन के ही हैं। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, सपोज करो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस होगा ही नहीं। जब एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में जब डिफरेंस नहीं होता है या ना के बराबर हो या हो ही ना होने का मतलब क्या है कि सिमिलर एटम्स हैं, और बहुत कम हो तो वो भी हो सकता है किसी कंडीशन में। तो मोस्टली नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो सिमिलर एटम्स के बीच में बनते हैं, वो हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखो यहाँ से पढ़ते हैं, इफ़ टू कोवेलेंटेड बॉन्डेड एटम्स आर आइडेंटिकल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कंबाइनिंग एटम्स। तो दोनों में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जैसे हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लें, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है दोनों हाइड्रोजन के एटम्स के। तो इसे कहते हैं हम नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीचों बीच में है, क्योंकि दोनों जो एटम्स हैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि सिमिलर एटम्स हैं। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होगा, जो सिमिलर एटम्स के बीच में बने
या जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो, ऐसे एटम्स के बीच में, ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में बने। तो इन्होंने इसको डिफाइन भी किया इस चीज़ को। The bond formed between dissimilar atoms can be non-polar if their electronegativity difference is little and their structure is permits the shared pair of electrons to attract the linked atoms and thus molecule becomes symmetric। तो ये डिसिमिलर एटम्स के बीच में ही बन सकता है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि डिसिमिलर एटम्स के बीच में ही बन सकता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, अगर उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस बहुत थोड़ा लिखा है ना, लिटिल, इस बहुत कम है, एंड देयर स्ट्रक्चर परमिट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उनका स्ट्रक्चर इस चीज़ को परमिट करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है मीथेन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इनका स्ट्रक्चर भी परमिट करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम देखें तो कार्बन और ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? CCl4। ओके, तो CCl4 में क्या होता है कि क्लोरीन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस ज़्यादा है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर ज़्यादा है, उसकी तरफ को थोड़ा सा खिंच जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके इफेक्ट, जैसे इधर का ये वाले शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर वाला क्लोरीन जो है इधर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को वो इधर से इफेक्ट लगाएगा अपना, इधर से इफेक्ट दिखाएगा अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर का, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपका बीच में ही रहता है। ऐसे ही ऊपर वाले को इफेक्ट नीचे वाला कैंसिल कर देता है, तो काउंटर इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का स्ट्रक्चर जो इसे परमिट करता है। तो CCl4 हमारा इस वजह से नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है, जबकि C और Cl, कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में काफ़ी डिफरेंस है, उसके बाद भी ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर परमिट करता है। इसे समझ में आया? स्ट्रक्चर परमिट करने का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? फिर आए आपके पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसका अपोजिट हो गया। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होगा? जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस ज़्यादा है और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर ज़्यादा है उसकी तरफ को अगर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर व्हेन ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। अगर जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स के बीच में अगर इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शनल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑन दैम। जैसे HCl वाली कंडीशन है। देखो HCl में क्या होता है, एग्जाम्पल से ही समझा दे रहा हूँ, तो बाकी थ्योरी आप पढ़कर देख लेना। HCl में क्या होता है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दोनों के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसका 1 पॉइंट समथिंग दे रखा है, शायद बुक में ही पढ़ लेना इसमें आगे। और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बीच में ना रहकर ये कहाँ चला जाता है, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल, जिसे हम पार्शियल कहेंगे फ्रैक्शनल, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्स के एटम्स, जो दो कंबाइनिंग एटम्स हैं, उनके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो। सिमिलर एटम्स के बीच में जो बन रहा है वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, और डिसिमिलर एटम्स और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर में डिफरेंस भी होना चाहिए। तो अगर डिफरेंस है तो ऐसे एटम्स, वो ऐसे जो कंपाउंड्स कहलाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स, वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़ा डिफरेंस होता है कि जो बता दे रहा हूँ मैं, जैसे तो आगे आएगा, चलो आगे ही समझाऊंगा जिस जगह आएगा, तो ये मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इन्होंने पूरा मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है। स्लाइडली पॉजिटिव, स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पढ़कर देख लेना, कोई प्रॉब्लम मुझे बता देना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसमें कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। जो कंडीशंस क्या क्या हैं,
कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट को बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए जो कंडीशंस गिवन थी, ऐसे ही हमारी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। बोथ एटम्स शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दैट मीन्स नॉन मेटल होनी चाहिए दोनों। इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों नॉन मेटल होनी चाहिए। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशंस क्या थी, एक मेटल होनी चाहिए, एक नॉन मेटल होनी चाहिए। बट इसके जो बोथ एटम्स हैं, दोनों एटम्स जो हैं उसमें 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ही यही है कि दोनों नॉन मेटल होनी चाहिए। बोथ एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है। बोथ एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होनी चाहिए। हाई आयनाइजेशन एनर्जी सब चीज़ मतलब इसमें हाई होनी चाहिए। उसमें क्या था, लो आयनाइजेशन एनर्जी थी, किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव की, एक की लो आयनाइजेशन एनर्जी और एक की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इसमें सब चीज़ हाई होनी चाहिए। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम शुड ईदर बी ज़ीरो और नेग्लिजिबल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो या तो ज़ीरो होना चाहिए या नेग्लिजिबल होना चाहिए अगर प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनने हैं। हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद ऑल नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 4th 6th to 7th विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन जो है सभी नॉन मेटल, जितनी भी 4th से लेकर 7th तक की जितनी भी नॉन मेटल्स हैं सबके साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड द इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ क्लोराइड, ऑक्साइड एट्सेट्रा डिक्रीज, जो इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर है कोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स का, जो क्लोराइड और ऑक्साइड्स का जो इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ क्लोराइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 3 एंड शोन अबव, तो ऊपर तुम्हारा दे रखा है, देखिए क्लोराइड जैसे NaCl क्या है हमारा, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है। मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड पार्शली आयनिक कंपाउंड है ये। फिर उसके बाद देखो आयनिक कंपाउंड पे, यहाँ आयनिक कंपाउंड था पीरियड में, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करना, आयनिक कंपाउंड, फिर इसका आयनिक नेचर थोड़ा और कम हुआ, फिर ये कोवेलेंट हो गया, यहाँ से फिर कोवेलेंट कंपाउंड स्टार्ट हो गए। तो जो आयनिक नेचर है, इलेक्ट्रोवेलेंट नेचर है, वो लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में डिक्रीज़ होता चला जाता है। अब ये कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, 1-2 स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ, बाकी स्ट्रक्चर आप अपने आप देखना जरा। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओनली शेल, इसका एक ही शेल होता है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन ड्यूप्लेट, इसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। टू मीट दिस नीड हाइड्रोजन एटम शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन विद अनदर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम जो है किसी और हाइड्रोजन के एटम के साथ अपना शेयरिंग करता है, तो इससे एक लेकर अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है ड्यूप्लेट, और ये अपने ड्यूप्लेट, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में क्या बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर आना है, अगर एग्जाम में आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखानी है। ऐसी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का है। तो अब मैं ये चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप खुद पढ़कर भी समझ सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं इसमें सबके फॉर्मेशन समझा ही चुका हूँ। मीथेन है, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ एक बार। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, देखिए कार्बन के क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक हाइड्रोजन इधर लगा दी, हाइड्रोजन के पास एक, इधर वाले हाइड्रोजन के पास एक अपना, इधर हाइड्रोजन के पास एक अपना, और इधर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से दिखाइए इसे। पहले हाइड्रोजन अपने 2-2 कंप्लीट कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और फिर कार्बन सबसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 8 कंप्लीट कर लेता। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये तुम्हारा कार्बन सिंगल इधर बना, एक सिंगल बॉन्ड इधर बना, एक की शेयरिंग हुई ना चारों तरफ को। तो ये तुम्हारा मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया।
तो ये बाकी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आप देख लेना। अब इस पर आ जाइए वाले टॉपिक पर। प्रॉपर्टीज़ एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेचर, तो नेचर क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का और कोवैलेंट कंपाउंड्स का। पहले हम नेचर के बारे में बात करेंगे। देयर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयंस, कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं? आयन से मिलकर। दे आर हार्ड सॉलिड एंड कंसिस्टिंग आयंस, इसके ये हार्ड सॉलिड मतलब ये जो पाए जाते हैं ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड इन हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वाई, या गिव रीज़न या एक्सप्लेन। तो इसके पीछे आपको रीज़न लिखना है। दीज हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस, कि उनके आयंस के बीच में जो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, कैटायन एनायन, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सेपरेट कर पाना ईजिली नहीं होता, जिसकी वजह से वो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आगे तुमसे ये भी पूछा गया होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, किनका? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का। तो ये क्यों होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का? उसके पीछे भी रीज़न यही है कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयंस, दैट्स वाई दे आर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। इसका उल्टा, इसका नेचर कैसा होता है? ये मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो दीज आर गैसेज एंड लिक्विड्स, ये लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स, ये गैसेज लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स की फॉर्म में मिलते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेज भी कहा जाता है। कहीं कहीं बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा वीक वंडरवाल फोर्सेज। तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हैं इसे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काफ़ी वीक होता है, जिसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी लो होते हैं, और ये ज़्यादातर गैसेस और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे। फिर आई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कि सॉलिड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि सॉलिड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास होती? तो सिंपल सा रीज़न है कि द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, कि आयंस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से दे आर हेल्ड टुगेदर एंड इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉट फ्री टू मूव। जब तक वो मूव नहीं होंगे, एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा उनका, पानी में नहीं घोला जाएगा उन्हें, तब तक उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो देखो लिखा भी है इन्होंने, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट, ये एक्वस स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट में अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो आयंस को मूव नहीं होने देती, एक दूसरे से बांधे रखती है। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड मोल्टन और एक्वस, ये किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। कौन? कोवैलेंट कंपाउंड्स। बट जो मैंने कोवैलेंट कंपाउंड्स में भी तुम्हें पढ़ाया था, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर, तो इसमें नॉन पोलर जो होते हैं वो तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की वाली हुई है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की वो प्रॉपर्टी हुई जो नॉन पोलर की है। पोलर जो होती हैं वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा लेते हैं, तो वो थोड़े अलग होते हैं नॉन पोलर से। फिर आया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स अलग किस तरीके से होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, ये आयन से मिलके बने होते हैं। इन सॉल्यूशन दीज आयंस बिकम मोबाइल, मोबाइल मीन्स मूव करने लगते हैं, इन मोल्टन स्टेट और इन डिसोसिएट्स। जैसे NaCl डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा? NaCl Na+ अलग हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में जाके, Cl- अलग हो जाएगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? वाटर बीइंग ए पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर जो है हमारा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, कम कर देता है, जिसके रिजल्ट क्या होता है कि इसके आयंस अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। आयनाइजेशन इन द सॉल्यूशन, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट आयनाइज। सम ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स पोलर होते हैं नेचर में, वो आयनाइज हो जाते हैं। जैसे HCl है, मैंने बताया था ना, HCl तुम्हारा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, वो आयनाइज हो जाता है वाटर के अंदर जाने पर। तो ये हमारा कुछ फिर आया हमारा सॉल्युबिलिटी। दे आर सॉल्युबल
इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होगा। सॉल्युबिलिटी, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर रैपिड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब दे शो रैपिड, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो फ्री आयंस होते हैं, वो इजीली फॉर्म हो जाते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं, और दे यूनाइट वेरी फास्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स, वो दूसरे जल्दी से रिएक्ट करके कंपाउंड्स भी बना लेते हैं। दे शो स्लो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये स्लो स्पीड शो करते हैं केमिकल रिएक्शन की। ओके, तो ये इनके डिफरेंस हो गए सब। अब ये इन्होंने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का। तो ये हमें पता ही है कि अरेंज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज शोन इन फिगर 2.4, द इलेक्ट्रिक करंट कंटेन 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, एक एमीटर लगा दिया। करंट मेजर करने के लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड इन द सीरीज़, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हमने, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे। टेक द फॉलोइंग इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन, सेपरेट बीकर्स, डिप द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इन दैम फॉर ए मोमेंट। तो हमने एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लिया एक कंटेनर के अंदर या एक बीकर के अंदर, और एक में कोवैलेंट कंपाउंड ले लिया, उसके अंदर दोनों के अंदर हमने एक एक करके इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। 1 by 1 नोट द चेंज इन द एमीटर रीडिंग, एमीटर की रीडिंग में हमने जो चेंज हुआ वो नोट किया। एमीटर में जो करंट मेज़र करने के लिए किया जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के अंदर जब हमने करंट पास कराया तो क्या हुआ, व्हेन द करंट इज पास्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, जैसे एग्जांपल, ये सब एग्जांपल तुम्हारे किसके हैं, दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तो उसके अंदर हमें करंट पास होता हुआ दिखाई दिया। तो इससे हम किस कंक्लूजन में पहुँचे, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। मोल्टन मीन्स जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करके पिघला दें, मोल्टन स्टेट हो गई, और एक्वस मीन्स पानी के अंदर हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, तो उसके अंदर क्योंकि मोबाइल आयंस फ्री हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में हेल्प करते हैं, तो एमीटर के अंदर हमारी रीडिंग आ जाएगी। और कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होगा, व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन, एल्कोहल, ये सब तुम्हारे कोवैलेंट के एग्जांपल्स हैं। तो ये बल्ब डज नॉट ग्लो, जो बल्ब है हमारा वो ग्लो नहीं होगा। दिस शोज दैट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इससे प्रूफ हो गया कि कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दिस हैपेंस बिकॉज सॉल्यूशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स, ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स के सॉल्यूशन के अंदर ओनली मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड नो आयंस, और आयंस प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि आयंस ही जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में हेल्प करते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हमारे गुड कंडक्टर हुए इलेक्ट्रिसिटी के, कोवैलेंट कंपाउंड्स हमारे बैड कंडक्टर हुए इलेक्ट्रिसिटी के। तो आज तुम्हारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रह गया इसमें लास्ट टॉपिक, वो मैं किसी दिन और समझा दूंगा आप लोगों को। तो एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़कर देखिए और जो प्रॉब्लम है बताइए, या वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।